हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्या क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला और वर्णमाला में हम पढ़ेंगे व्यंजन। कल हमने पढ़े थे स्वर, आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यंजन। ठीक है ना। तो व्यंजनों से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे उस सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कल की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी और क्वेश्चन लगा के जरूर देखना। वर्णमाला का पूरा जब टॉपिक आप क्लियर कर लो ना, तो आपके जो भी अनसोल्ड वगैरह कहीं भी आपको पेपर मिले ना, तो उसके क्वेश्चन लगा के जरूर देखना, तो आपको क्लियर होगा कि आपको उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज हम किससे, व्यंजनों से। ठीक है ना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दिया करो, कमेंट करके कि ये दिक्कत आ रही है समझने में या न समझने में, तो मैं इसको कोशिश किया करूंगा आपको समझाने की। ठीक है ना। तो चलो ठीक है, अब इसमें हम व्यंजनों के बारे में बात करते हैं। कल हमने स्वर पढ़े थे, तो व्यंजन जो है, व्यंजनों की जो संख्या बताई थी हमने, मूल कितनी थी आपकी, 33 थी। 33 व्यंजन कौन कौन से हैं, और उनमें आपके 33 के अलावा कुल व्यंजन कितने थे, कुल थे आपके 39। तो मूल व्यंजन आपके कितने थे, 33 थे, और कुल व्यंजन कितने थे, 39 थे। ठीक है, कैसे थे देखना। इसमें 5 वर्ग होते हैं। ठीक है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्गीय व्यंजन है। कितने, तो 5 वर्ग और 5 में 5 5 व्यंजन है, कुल मिला के कितने हो गए, 25। तो 25 जो है ये वर्गीय व्यंजन है। कैसे हैं, वर्गीय व्यंजन। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। वर्ग कितने होते हैं, वर्ग आपके 5 होते हैं, तो ये 25 हो गए। ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन है य र ल व, अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, ये कितने हैं, ये आपके 4 हैं। क्लियर। अगर यहां पर देखा जाए ऊष्म व्यंजन कितने हैं, तो ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं। ये मूल व्यंजन है, ये 4 और 4 8, और लगभग आपका ये कितना बैठेगा, 33। तो 33 आपके मूल व्यंजन हो गए, देखते चलना। ठीक है ना। अब इनमें हम जो है 4 संयुक्त व्यंजनों को और जोड़ दो। ठीक है ना। उसके अलावा इसमें द्विगुण व्यंजन और होते हैं जो हिंदी और फारसी दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जो तुमने देखे होंगे। एक तो होता है आपका ढ, और एक होता है ढ। ड और ढ दोनों के नीचे क्या होता है, बिंदी लगी होती है, इन्हें द्विगुण बोला जाता है। ठीक है ना। इन शब्दों से आपकी जो ये व्यंजन वाले जो ये अक्षर है ना, इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये कौन से है, सड़क वाला। अगर तुमने देखा होगा तो सड़क, तो सड़क में जो ड बनेगा वो ये बिंदी वाला बनेगा। सामान्य जो डमरू वाला है वो ये वाला है ना, डमरू वाला। ढक्कन वाला ये है, ये मेढक वाला है, मेढक। तो इन दोनों से शब्द का आरंभ नहीं होता। पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो शब्द के आरंभ में नहीं आएगा। कौन सा नहीं आएगा, न तो ये ढ आएगा न ये ढ आएगा। ठीक है, न ये ढ आएगा न ढ आएगा। ये सड़क वाला है और ये मेढक वाला है। ठीक है ना। इन दोनों को और जोड़ दो इसमें, तो कितने हो गए, कुल मिला के 4 और 2 कितने हैं, 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो ये 39 व्यंजन हो गए। क्लियर हुए ना, 39 व्यंजन हो गए। और इसी में आपके स्वर कितने, कुल आपके 13 थे, संख्या कितनी हो गई आपकी, 52 हो गई। तो वर्णमाला में वर्ण आपके कितने हो गए, 52 हो गए। क्लियर हुआ। अब किसी किताब में 54 भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, आपको केवल 52 है, 52 ही सही रहेंगे। समझ में आया ना। तो इस तरीके से ये आपके व्यंजन हो गए। अब इसमें आगे देखते हैं। अब यहां देखते जाना, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो क वर्ग वाले जो व्यंजन आएंगे ना, वो कंठय आ जाएंगे। कंठय यानी जिनसे कंठ से ध्वनि निकलेगी वो कंठय कहलाएंगे। देखना, क ख ग घ ङ, है ना। तो कंठ से ध्वनि निकल रही है तो ये कंठय है। कौन से, क वर्ग वाले। च वर्ग वाले जो व्यंजन है ये आपके तालव्य हैं। तालव्य मतलब जिसमें जीभ जो है ऊपर वाले तालु से रगड़ खाए, जैसे कि च, छ, ज, झ। कल हमने पढ़ा था ई, ई क्या था, तालु था। ई, ई तो ई में क्या होता, जीभ छू नहीं रही थी, लेकिन हवा जो निकल रही थी ना वो जीभ और तालु के बीच में से निकल रही थी, जिससे ध्वनि बन रही थी, तो वो तालव्य थे। लेकिन इसमें क्लियर है कि च वर्ग वाले जितने भी अक्षर हैं, च है, छ है, ज है, झ है, य है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जीभ जो है तालु से छू रही है, तो ये आपका स्पष्ट तालव्य व्यंजन है। समझ में आया। उसके आगे जाने पर ये है ट वर्ग। कौन सा, ट। तो ट वर्ग के जितने भी आपके व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसमें क्या है, ये आपके मूर्धा वाले हैं। ठीक है ना, मूर्धा। मूर्धा मतलब जीव का अगला वाला हिस्सा जो है, टोह, ऊपर वाले मसूड़े से लग के लुढ़केगी। बोलना, ट, ठ, ड, ढ, ड, है ना। तो जीव का अगला हिस्सा जो है ऊपर वाले मसूड़े से लग के लुढ़क जाए, वो आपका मूर्धा कहलाएगा। तो ट वर्ग वाले व्यंजन कैसे हैं, मूर्धन्य है।
च वर्ग वाले कैसे हैं, तालव्य हैं। क वर्ग वाले कैसे हैं, कंठ हैं। अब आता है त वर्ग वाला। तो त वर्ग वाले में जो व्यंजन है वो आपके दंतय व्यंजन है, ध्यान रखना, दंतय। दंतय में जिसमें जीभ जो है दांत से लगेगी, बोल के देख लो, त वाला, त, थ, द, ध, यानी ऊपर वाले दांतों से बार बार जीभ लग रही है ना, त, थ, द, ध, लग रही नहीं लग रही, तो ये आपके दंतय व्यंजन हो, ये कौन से, त वर्ग वाले। आगे देखते हैं, प वर्ग वाले जो व्यंजन है इन्हें बोला जाएगा ओष्ठ है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें आपकी ध्वनि बनने के लिए ओठों का प्रयोग किया जा रहा है, बोलना प, फ, ब, भ, म, यानी ओठों का जो प्रयोग किया जाएगा ध्वनि बनाने में वो कौन से हो जाएंगे, आपके ओष्ठ हो जाएंगे। तो क वर्ग वाले कैसे हैं, कंठ हैं। च वर्ग वाले कैसे हैं, तालव्य हैं। ट वर्ग वाले कैसे हैं, मूर्धन्य हैं। त वर्ग वाले दंत हैं और प वर्ग वाले आपके ओष्ठ हैं, ठीक है। वीडियो री एग्जाम जो 18 वाला भी फिलहाल में जो हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि ये बताइए कि इसमें से तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो कौन से हैं, च, छ, ज, झ, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर। अब बात आती है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, य, र, ल, व। कितने होते हैं, 4 होते हैं, य, र, ल, व। उच्चारण के आधार पर य जो आएगा, य आपका तालु से निकलेगा तो ये तालव्य हो जाएगा, बोल दो य। जैसे ई बोलते ना, ई, य, तो जीभ का पिछला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठेगा और हवा जो है तालु और जीभ में से निकलेगी और तब आपकी ध्वनि बनेगी, तो ये तालु हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो, अगर मैं र की बात करूं तो र वाला जो है ये आपका मूर्धा से बनेगा, र, है ना, जीव का अगला हिस्सा जो है मूर्धा से लगेगा, र। बाकी को तो फिर आपके जो है य और व आपके अरस्वन है जो बाद में बात करेंगे। र आपका प्रकंपी भी है, प्रकंपी है ना, प्रकंपी है, लुंठित है, तो इस तरीके से है। तो ये मूर्धा है, मेन आपके उच्चारण के आधार पर आ जाओ तो मूर्धा है। ल जो आएगा, ल जो है ये वर्त्स्य व्यंजन है। वर्त्स्य किसे बोल देंगे, वर्त्स्य उसे बोलेंगे जिसमें जीभ में आपका दंत और मसूड़ा, दांत और मसूड़े से जीभ एक साथ टच होगी, बोलना ल। तो जड़ों में लग रही है, दांतों की जड़ों में जीभ लग रही है, तो ये दंत मसूड़ा वाला है। तो कभी कभी सीधा जाता है दंत मसूड़ा कौन सा वाला है, तो ल है, ठीक है ना, ल वर्त्स्य हो जाएगा, इस आधार पर उसे वर्त्स्य बोल देंगे। अब ये आ गया व जो है, देखना व, तो वह आपका दंतोष्ठ है, ध्यान रखना, दंतोष्ठ है। अब दंतोष्ठ कैसे है, व में एक तो ओठों का प्रयोग हुआ और एक दांतों का हुआ, तो इसमें दंतोष्ठ हो जाएगा, नहीं दांत और ओष्ठ मिलके आपके कौन से बनेंगे, आपके दंतोष्ठ बनेंगे। ये आपका प वाला ओष्ठ है, जैसे ब बोला जाए ब, तो जब मैंने ब बोलूंगा, बकरी वाला बोलना, बकरी, तो जब बकरी बोला जाएगा तो ब जो है वो जीभ पीछे को हट जाएगी, कहाँ हट जाएगी, पीछे को हट जाएगी, तो इसमें आपका जो है कौन सा बन जाएगा, ये ओष्ठ हो जाएगा। लेकिन ये है व में देखना, जैसे मैंने बोला व, तो व में जो जीभ है ना वो नीचे वाले दांतों से लगी हुई है, देखना नीचे वाले दांतों से अगर लगी हुई है तो आपका दांत भी है और ओठ भी है, तो ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ, ठीक है। तो यह तालु है, र मूर्धा है, ल वर्त्स्य है, वह दंतोष्ठ है। अब इधर आ जाओ, ये जो स है ना, सट आपका जो सलजम वाला, ये तालु से बनेगा तो ये तालव्य हो जाएगा, तो ये तालु वाला व्यंजन है। श, जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर तालु से छुआ के बोल लो, श, ठीक है ना। अगला जो वाला है ये आपका षटकोण वाला है, ये है आपका मूर्धा, तो ये मूर्धा का है, किसका है, मूर्धा। जैसे जीभ का अगला हिस्सा जो मसूड़े से ऊपर वाले के लगा के बोलना, च, श, तो जीभ का अगला हिस्सा और मसूड़े के बीच में से ध्वनि निकल रही है तो बनेगा श, ठीक है ना। स वाला जो सपेरा वाला है ये है दंत, ये कैसा है, दंत है, ठीक है, दंत है, देखना त, एक तो मतलब श और त, तो जीभ जो है ना वो ऊपर वाले दांतों के नीचे दब जाती है, तो ये दंत हो जाएगा, ठीक है। और ह जो है इसमें आपकी कंठ से ध्वनि आ रही है, तो ये कंठ से हो जाएगा, कंठ से हो जाएगा, क्योंकि कंठ से ध्वनि आ रही है, ठीक है। अब यहां देखना, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि तालु कौन सा है, मूर्धा कौन सा है, दंत कौन सा है, तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, पहले बता दो, बस एक है, आपको ये क्लियर कर पता होगा कि पहले सलजम वाला आएगा, फिर षटकोण वाला आएगा, फिर सपेरा वाला आएगा। तो ये बताओ मुझे सबसे पहले इन तीनों में से ध्वनि कौन सी, कंठ हटा देना, कंठ का कोई मतलब नहीं है, इन तीनों में से ध्वनि सबसे पहले तालु से आती है, स्टार्टिंग जो होगी तालु से होगी, तालु से आगे मूर्धा है ना, मूर्धा से आगे आपका दंत है, यानी दांत है, तो पहले तालु फिर मूर्धा या दंत, इस तरीके से याद कर लो। नहीं समझ में आई, फिर बता रहा हूं, 3 सा है ना,
सलजम, षटकोण, सपेरा। क्लियर है? ऐसे ही आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत है। तो जो ध्वनि निकलती है वो सबसे कंठ से बनती है, तो कंठ से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर तालु आता है, फिर तालु से ध्वनि बनती है, देखना कंठ से केवल हा है, फिर तालु से ध्वनि बनती है ना, फिर उसका मूर्धा से ध्वनि बनती है, फिर आपकी दंत से। बिल्कुल आपका सीक्वेंस से ही है, इस ये तरीका सबसे अच्छा है याद करने का, भूल जाओ कभी तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम संयुक्त अक्षरों में। संयुक्त अक्षरों की बात की जाएगी तो ये छतरी वाला छ है ना, ये आपका क और स से मिलके बना है, क से और स से। अब ये क और स से मिलके बना है। त्र जो है त्रिशूल वाला, ये त और र से मिलके बना है। ज्ञ जो है ज्ञानी वाला, ये आपका ज और य से मिलके बना है, ठीक है ना। और ये स्र जो है आपका, ये आपका बना है स से और र से। तो ये स से और र से मिलके बना। स कौन सा आएगा इसमें, स आएगा आपका कौन सा आएगा, ये तालु वाला आएगा और ये मूर्धा वाला आएगा, ठीक है। यहां क्लियर देखना, दोनों अलग अलग है, ये संयुक्त आपके व्यंजन कहलाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसे देखते हैं। अब यहां पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं अल्प प्राण, देखते चलना, ठीक है। एक होते हैं जिन्हें बोला जाता है महाप्राण, ठीक है। दोनों देखते चलना, अल्प प्राण और महाप्राण। एक अल्प प्राण होते हैं, एक महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण उन्हें बोला जाता है जिन्हें बोलते समय कम हवा निकले, कम हवा निकले तो अल्प प्राण है, ज्यादा हवा निकले तो महाप्राण है। फिर भी समझ में आए तो मैं आपको वर्गीय व्यंजन जो केवल प तक है, 25 वर्गीय व्यंजनों की एक ट्रिक है, वो ये है कि अल्प प्राण उसे बोलेंगे जिसके अंत में आपका अ आए, तो इन्हें बोला जाता है अकांत, अकांत या अकारांत, ध्यान रखना, अकारांत। क्लियर है ना। तो इन्हें अकांत या अकारांत बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद जो महाप्राण है ना, इन्हें हम बोलेंगे हकांत। इसके अंत में ह की ध्वनि आएगी तो ये हकांत, या फिर इन्हें बोला जाता है हकारांत। ये ध्यान रखना, केवल मैं वर्गीय व्यंजन की बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ऊष्म वाले जो हैं, ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहा मैं केवल वर्गीय व्यंजन की बात कर रहा हूं। तो अल्प प्राण उन्हें बोलेंगे जिनके अंत में अ की ध्वनि आएगी, महाप्राण उन्हें बोलेंगे जिनके अंत में ह की ध्वनि आएगी। समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार हाँ कर दो कमेंट में, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखना, बड़ा अच्छी तरीके से बता रहा हूं। अल्प प्राण जो है, देखना, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी वर्गीय व्यंजनों में ये आपके अल्प प्राण है। इन्हें बोलते समय कम हवा निकल रही है, देखना, क कम हवा, ख ज्यादा हवा, ग कम हवा, घ ज्यादा हवा और ड। तो इनमें पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण है, और इसमें देखा जाए तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। अभी अकारांत हकारांत का क्या सिस्टम है, तो मुझे ये बताओ, जब मैं क बोलूंगा तो क में किसकी ध्वनि आ रही है, अ में, ख में ह की ध्वनि आ रही है। समझ में आ रहा है, तो ह की ध्वनि आ रही है तो ये हो जाएगा हकांत यानी महाप्राण। फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा इंग्लिश में चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कैसे चलते हैं, देखना, जैसे मैंने बोला क, तो क को मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो लिखूंगा के ए, क, और ये अ की ध्वनि आ रही है ना, ठीक है। अगर मैं ख बोलूंगा तो ख को क्या लिखूंगा, के एच ए। अब देखना, के बाद यानी क के बाद ह की ध्वनि आ गई है ना, के एच, तो ये एच किससे बनता है, ह से बनता है। तो देखना, ख में आपका आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से मैंने बोला, ये बताओ मुझे ग ध्वनि है तो ग में जी ए आता है, और घ में क्या आता है, घ में आता है जी एच ए। प्रत्येक में लगा के देखना, अल्प प्राण जो बनेगा उसमें अ की ध्वनि आ रही है यानी ए आ रहा है, और महाप्राण में एच की ध्वनि आ रही है मतलब ह की ध्वनि आ रही है, तो ये हकारांत हो जाएगा। क्लियर है, अब तुम्हारी समझ में शायद आ गया होगा, है ना, कि ये अकारांत क्यों है, ये हकारांत क्यों है। तो यानी प्रत्येक वर्ड, जैसे देखना, प में पी ए आएगा, प यानी पी ए, तो ये अल्प प्राण है, अकारांत है। फ में जाना, पी एच ए, पी एच ए, एच आया नहीं आया, तो उसमें ह की ध्वनि आ रही है, तो ये इसमें चला जाएगा दूसरा वाला। यहां देख लो आपका ट में, ट में टी ए, ठ में टी एच ए, टी एच ए, एच आया, ह की ध्वनि आ रही है, तो ये चला जाएगा हकांत में। तो यानी वो शब्द जिनमें अ की ध्वनि आएगी वो अल्प प्राण है, जिनमें ह की ध्वनि आएगी वो महाप्राण है। ये केवल वर्गीय व्यंजन पर अप्लाई होता है। और सिंपल अगर लैंग्वेज देखा जाए तो जिसमें कम हवा निकले वो अल्प प्राण है, जिसमें ज्यादा हवा निकले वो महाप्राण है। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके अलावा
देखो मैं तुम्हें एक एक पॉइंट समझाऊंगा, और इतना मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। देखो रटना अलग होता है, रटना चीज अलग होता है, रटना नहीं है समझना है। हिंदी ध्यान रखना रटने के आधार पर होगी ही नहीं, ठीक है, कि हमें नियम ही लेके चलना है, क्योंकि जब हम कारक में जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा नियम कहां से फेल हो जाते हैं। नियम का कोई मतलब नहीं रहता, सीखने के लिए नियम जरूरी होते हैं, कोई काम करने के लिए में नियम जरूरी है, उसके बाद तो फिर अपने नियम बनाने पड़ते हैं ना, है ना। तो उसी तरीके से ध्यान रखना। चलो, उसके अलावा इनमें से आपका अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व, इनमें कम हवा आ रही है, य, र, ल, व, है ना, य, र, ल, व, ये आपके अल्पप्राण हैं। इधर देख लो, तीनों आपके जो स हैं, श, स और त और ह, ये आपके महाप्राण है, क्योंकि इनमें आपकी हवा ज्यादा निकलेगी, इनमें हवा कम निकलेगी। तो अंतःस्थ व्यंजन आपके अल्पप्राण है, और आपके ये क्या नाम है, ऊष्म व्यंजन कैसे हैं, महाप्राण है। क्लियर है, ठीक है। और जितने भी आपके स्वर आते हैं वो सारे के सारे अल्प प्राण में ही आते हैं, सब में अ की ध्वनि आती है, न कि ह की ध्वनि आती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर अब मैं इसे हटा रहा हूं, ठीक है, लिख लेना, लिखते जाना, एक एक नोट करते जाना, समझते जाना, ठीक है। उसके अलावा ये तो अल्प प्राण महाप्राण हो गए, अब इन्हें हटाते हैं। दो मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूं कि ऊपर लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं केवल इसी कॉलम में लिखूंगा आपके, ठीक है। चलो, अब यहां पर देखते हैं, एक होते हैं घोष या सघोष, एक होते हैं घोष या सघोष, ठीक है ना। एक होते हैं आपके अघोष, ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होते हैं घोष या सघोष और एक होते हैं अघोष। अब इसकी एक परिभाषा किताब में दी गई है कि जिन्हें बोलते समय इंद्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें घोष बोलेंगे। मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया कि कंपन कैसे होगा, क्यों बिना कंपन के कोई ध्वनि बनेगी नहीं, कंपन तो हर एक में होगा, तो ये समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बस एक छोटी सी ट्रिक समझा दूंगा, उसके अनुसार आप ये पता कर सकते हैं इसमें घोष कौन सा है और सघोष कौन सा है, और ये वर्गीय व्यंजन पर लागू होगा, बाकी तो तुम्हें रटने पड़ेंगे, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, वर्गीय व्यंजन बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखना, घोष या सघोष और अघोष, तो प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखना, पहला और दूसरा वर्ड ये कहलाएगा आपका अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड ये कहलाएगा घोष या सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा आपका अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड कैसा है, घोष या सघोष है। यानी पहला और दूसरा, ये पहला और दूसरे वर्ड जो हैं ये आपके क्या हैं, अघोष हैं, और लास्ट के तीन सघोष हैं। शुरू के दो अघोष हैं, लास्ट के तीन घोष हैं। फिर सुन लो, शुरू के दो पहला और दूसरा क्या हैं, अघोष हैं, अघोष, और लास्ट के तीन क्या हैं, वो आपके तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है, ये आपके घोष या सघोष हैं। अब ध्यान रखना, मुझे ये बताओ, इनमें एक आपका घ है या स है, अ है, इनमें ये बताओ मुझे अ पहले आता है या स पहले आता है। तो अ पहले आता है, नॉर्मल है, तो इसका पहला अक्षर जो है ये पहले आएगा, इसका बाद में आएगा, तो पहले के दो अघोष हैं और लास्ट के तीन सघोष हैं। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें ये पता होगा, देखो मैं बहुत अच्छी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तब क्वेश्चन आएगा, तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें से अघोष कौन सा है, ये पूछेगा। जब आपसे अघोष पूछेगा तो तुम्हें पता है चार ऑप्शन होते हैं, चार में तीन तो इन तीन में से होंगे, तीसरा चौथा पांच में से कोई भी हो सकता है, और एक आपका पहला या दूसरे में से होगा। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इसमें जोड़ा कौन सा बन रहा है, तीसरा चौथा पांचवा जोड़ा बन रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि इसमें पहला वाला जो है, ठीक है ना, जिसमें पहला या दूसरा वर्ड जो होगा वो आपका अघोष हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा वर्ड जो होता है वो क्या है, अघोष है, तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष या सघोष है। और फिर भी भूल जाओ तो सिंपल रखो यार, ठीक है, हम तुम्हें बता दें, पहला दूसरा हमें नहीं पता क्या है, लेकिन पहला दूसरा जोड़ा अलग बन रहा है और तीसरा चौथा पांचवा जोड़ा अलग बन रहा है, और जब एग्जाम में बैठोगे ना तो यही ट्रिक काम आएगी कि उसमें आपके जोड़े बन रहे होंगे, है ना। अगर उसमें पूछ रहा ये बताओ सघोष कौन सा है, तो तीन तो अघोष में से होंगे ना, त होगा, थ होगा, प होगा, फिर ये ब दे देगा, तो ब क्या है, ब आपका घोष है, ये तीन नहीं है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पेपर में मैं भी बैठता हूं तो मुझे पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। चलो, समझ में आ गया ना। अब बाकी देख लो, बाकी तुम्हें रटना है,
अगर ये पूछा जाए कि ये तीनों स है तो स जो है अपोजिट चले जाएंगे, अघोष में चले जाएंगे, ठीक है। कौन से? तीनों स। तो ये वाला हो जाएगा तालु वाला, मूर्धा वाला और दंत वाला। तालु मूर्धा दंत है, तालु मूर्धा दंत है, ठीक है ना। ये वाला सब तालु है, ये मूर्धा, ये दंत है, ये तीनों किस में जाएंगे? अघोष में। तीनों स है लेकिन अपने अपोजिट जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब ऊपर देखा जाए तो ऊपर जो जाएगा, ठीक है, घोष या सघोष में जो जाएंगे वो आपके य, र, ल और व, और इसी में ह भी चला जाएगा, इसमें ह भी चला जाएगा। किसमें? घोष में या सघोष में ह भी जाएगा। तो ये चले जाएंगे इसमें और ये चले जाएंगे इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा? और जो भी आपके स्वर जो हैं, स्वर भी आपके घोष में या सघोष में ही जाते हैं, ये मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, कल की वीडियो मैंने आपको ये बताया था। क्लियर है? ठीक है। अब देखना मैं तुम्हें एग्जाम से थोड़ा बताता हूं, लिख लो ये, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है ग, द, ब और ठ, इनमें से ये बताओ मुझे कि इनमें से अघोष कौन सा है। तो देखना, ग जो आएगा ये आपका तीसरा है, द जो है ये आपका तीसरा है, और ये ब जो है, ठीक है, ये भी आपका तीसरा है। वही सब तीसरे तीसरे हैं, ठीक है। ये कौन सा है? ये आपका दूसरा है, तो ये आपका हो जाएगा अघोष हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और देख लो, अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ मुझे ज, ठीक है, ढ, और एक आ गया म, और एक आ गया आपका छ, और अब आपसे पूछा जाए इनमें से अघोष कौन सा है, तो तुम्हें ये बताइए तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तीसरा चौथा पांचवा जोड़ा अलग हो गया, पहला दूसरा अलग है, तो ये वाला कौन सा? ये दूसरा है, तो ये जो हो जाएगा आपका अघोष हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो, यहां तक क्लियर हो गए। अब इसमें बचा क्या वो देख लो। इसमें जो वर्गीय व्यंजन है, वर्गीय व्यंजन जैसे 5 वर्ग वाले हैं, ये सभी स्पर्शी होते हैं, क्योंकि ये आपके जो भी मतलब जीभ वगैरह है या तालु वगैरह इसके स्पर्श से बनते हैं, तो ये स्पर्शी व्यंजन है। कौन से? सभी आपके 25 व्यंजन जो हैं ये स्पर्शी भी हैं, वर्गी भी हैं, ठीक है। अगला देखो, जो च वर्ग वाले व्यंजन हैं, च वर्ग वाले, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन आपके च वर्ग वाले च, छ, ज, ज जो हैं ये आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन्हें बोलते समय थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उसके अलावा इधर आ जाओ, अगर मैं यहां पर बोलूं ये बताओ मुझे य और व, तो य और व जो है ये अर्ध स्वर की श्रेणी में रखा गया। क्वेश्चन आता है कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। बाकी देख लो, यदि र पूछा जाए र कैसा है, तो र आपका प्रकंपी है, प्रकंपी है, और र आपका लुंठित भी है, ठीक है। तो प्रकंपी है और लुंठित है। ल जो है, ल आपका पार्श्विक है, ध्यान रखना कैसा है, पार्श्विक है, और इसे वर्ष्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दांत और मसूड़े का प्रयोग किया जाता है। तो ल पार्श्विक भी है, ल वर्ष्य भी है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। उसके अलावा अब इसमें देखा जाए य र ल व हो गए, ठीक है। ह जो है, ह की ध्वनि जो है वो काकल्य है, काकल्य है, और ये आपका संघर्षी है। ध्यान रखना कैसा है, संघर्षी है, और इसे बोलते समय अधिक गर्म हवा निकलती है। क्वेश्चन आता है सबसे ऊष्म अपना, सबसे ऊष्म जो व्यंजन है वो कौन सा है, वो है, और इसे काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग किलकारियां भरते समय किया जाता है। हंसते नहीं हंसते, अगर बड़ा हंसेगा तो हा 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 करेगा, हा करेगा, हा की ध्वनि आ रही है। बच्चा हंसेगा तो ही करेगा, है ना। वो मनोज तिवारी गाना है कि कौन सा गाना था उसको, किसकी, चलो छोड़ो खत्म करो, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो ये काकल व्यंजन है, कौन सा? ह, क्योंकि किलकारियां भरते समय किया जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। उसके अलावा अब इसमें देखना, काकल्य हो गया, पार्श्व योग हो गया, यहां तक क्लियर है? ठीक है, लिख लो, मैं इसे हटा रहा हूं, जल्दी कर लो, ठीक है। अब इसमें देखना, ये जो आपका जो सड़क वाला ड और मेढक वाला ढ, ये जो है इन्हें द्विगुण कहा जाता है, क्योंकि ये हिंदी और फारसी से मिलके बने हैं। ये हिंदी में भी प्रयोग होते हैं और ये फारसी में भी प्रयोग होते हैं, इसके कारण इन्हें द्विगुण कहा जाता है, और इन्हें उत्क्षिप्त भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त, तो इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, किसे? ड को और ढ को। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से ये द्विगुण व्यंजन हैं जिनमें हिंदी फारसी का प्रयोग किया जाता है, और ये आपके उत्क्षिप्त कहलाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और देख लो, इसमें एक आपके
झ और भ, इन दोनों को अमानक कहा जाता है। अमानक, एक क्वेश्चन आता है इनमें से अमानक व्यंजन कौन सा है, तो ये झंडा वाला जो झ है और भालू वाला जो भ है ये अमानक है। पहले इसके पीछे ये चिन्ह आता था, पहले इसका प्रयोग किया जाता कि ये अमानक है, लेकिन अब ये सीधा सीधा पूछा जाता है तो ये कैसे हैं आपके, अमानक हैं। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देख लो, उसके अलावा इसमें और क्या क्वेश्चन बनेगा। लव व्यंजन में लव मैंने आपका पूरा कराई दिया है, इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी देख लो। चलो इन्हें हटाए ना, ठीक है। अब इसके अलावा देखना, इनके अलावा अब आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ मुझे कि लड़की शब्द है ये अकारांत है, इकारांत है, ईकारांत है या ऊकारांत है। तो ध्यान रखना, जिसके लास्ट में जो मात्रा लगी हो वही उसका अंत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ईकारांत, यानी आपका ई के अंत में आ रहा है तो ईकारांत हो जाएगा। अगर मान लो मैंने बोला ये बताओ मुझे उल्लू लिखा हुआ है, तो उल्लू में बड़े ऊ की मात्रा है तो ये ऊकारांत है, ठीक है। मैंने बोला ये बताओ मुझे शब्द है लड़का, लड़का के अंत में आ की मात्रा है तो ये आकारांत, अकारांत नहीं है। अकारांत कब होगा, अकारांत होगा पवन, पवन में अ की ध्वनि लास्ट में निकलेगी। मैंने आपको कल इसका विखंडन करके बताया था कि प जो है, प में एक तो आपकी प की ध्वनि निकल रही है, एक अ की ध्वनि निकल रही है, ब में एक तो व की ध्वनि निकल रही है, एक अ की ध्वनि निकल रही है, और न में जो है वो आपकी एक न की ध्वनि निकलेगी और इसके अंत में अ की ध्वनि निकलेगी, तो ये अकारांत हो जाएगी, ये आकारांत हो जाएगा और ये ईकारांत हो जाएगा, ये ऊकार। तो शब्द के को जो है लग रही है और कुछ नहीं है। होगी आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो आप जब में क्वेश्चन बनेंगे तो प्लीज इसको शेयर कर देना, ठीक है, बस इतना कर देना। और बाकी जो अगला जो पार्ट रहेगा वो मैं कल आता हूं, कल आपका हिंदी का नेक्स्ट पार्ट रहेगा। तब तक के लिए गुड।